महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में मंगलवार रात मोहम्मद उमर पैलेस की 5वीं मंजिल पर आग लग गई और सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस महीने उत्तर प्रदेश के कई ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकेले इसी महीने उत्तर प्रदेश के 4 दौरे होने, जिनमें वो प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे बताया जा रहा है। 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी जाएंगे, जहां वो बुंदेलखंड को भी कई तोहफे दे सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, जबकि 25 नवंबर को वो गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह भी अगले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के 3 अहम दौरे करेंगे, जिनमें उनका वाराणसी, आजमगढ़ और लखनऊ का दौरा शामिल है। वहीं राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां तेज रफ्तार एक कार एक झुग्गी झोपड़ी में जा घुसी और हादसा इतना भीषण था कि इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि तेज रफ्तार कार ने पहले 2 बाइक में टक्कर मारी और फिर झुग्गी में झोपड़ियों में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। जोधपुर दौरे पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो वो भी बिना देर किए अस्पताल पहुंच गए और वहां भर्ती घायलों का हाल चाल जाना। और सीएम गहलोत ने मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। देश भर में मनाए जा रहे छठ पूजा के त्योहार पर एक अनोखी परंपरा की तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से सामने आई। वहां व्रत करने वाली महिलाओं ने घोड़ों की पूजा की। घोड़े सूर्य की सवारी हैं और छठ में सूर्य की पूजा करते हुए उनको अर्घ्य दिया जाता है। और इसी वजह से मुगलसराय में बरसों से घोड़ों की पूजा करने की परंपरा निभाई जाती है। इसके लिए घोड़ों को बाकायदा सजा धजाकर पूरे शहर में घुमाया गया। इसके बाद छठ व्रतियों ने इनकी आरती उतारकर प्रसाद भी खिलाया। सूर्यदेव की सवारी तो जो घोड़े हैं वो नगर भ्रमण में करते हैं और आशीर्वाद लोगों को मिलता है। घोड़ों की पूजा करके लोगों ने कोरोना महामारी से निजात पाने की भी दुआ मांगी। आदमी लड़ाई लड़ रहा है, जिस बीमारी से उस बीमारी दूर हो जाए, भगवान से ही प्रार्थना है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में घोड़ों की पूजा के बाद ही सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की परंपरा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक गांव बसाने की खबर पर सूत्रों ने नई जानकारी दी। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर चीन के गांव बनाने की जो रिपोर्ट जारी की थी, उसे सूत्रों ने खारिज कर दिया और बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जिस ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीन ने गांव बसाया, वो उस विवादित इलाके में आता है जहां पहले से ही चीन का नियंत्रण है और लंबे वक्त से वहां चीन की सेना की पोस्ट भी है। असल में 1959 में इस इलाके में भारतीय सेना की असम राइफल्स की पोस्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया और काफी वक्त से चीन वहां निर्माण का काम कर रहा है। दिल्ली की हवा में जहर घुलने से हरियाणा और पंजाब पूरी तरह बेपरवाह दिख रहे हैं। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम दोनों राज्यों में पहुंची तो खेतों में पराली या तो जलती हुई दिखी या जलाई जा चुकी दिखी। जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि हालात पहले से काफी बेहतर हैं। आप देख सकते हैं एक बड़े खेत में किस तरह से दिन में पराली जलाई जा रही है। पंजाब में तो बड़े बड़े खेतों से उठता धुआं दूर तक आसानी से दिखता है, लेकिन सरकारी एजेंसियों को इसकी परवाह भी है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। खासतौर पर दिन के वक्त जब दफ्तर खुले भी होंगे और शायद अफसर अपने कमरों में बैठे भी होंगे, लेकिन पराली जलाने पर कार्रवाई करने की सुध लेता कोई नहीं दिखा। या शायद इस बार सियासी दलों ने किसानों को देखकर भी आंखें मूंद ली हैं। सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से जो इनकी उम्मीदें होती है वो पूरी नहीं हुई। और पंजाब में तो चुनाव को देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि किसानों को कोई पराली जलाने से रोकने वाला नहीं, भले ही प्रदूषण कितना फैले। हरियाणा में भी सरकार शायद किसानों को छेड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए जब हमारी टीमें फतेहाबाद के खेतों में पहुंची तो किसान बेरोक पराली को आग के हवाले करते दिखे। अब तो दोनों राज्यों के किसान पराली जलाने को गलत तक नहीं मानते। 20 दिन हो गए, मशीन नहीं मिल रही, हम ढूंढ के थक चुके हैं, इसलिए ये आग लगाते हैं। कोई हल ही नहीं है इसका, हमें मजबूरी में जलाना पड़ता है। नरमी का कारण चाहे आने वाले चुनाव हों या कुछ और, लेकिन नुकसान बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके फेफड़ों में हवा के साथ जहर पहुंच रहा है। पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी ने गंगा नदी में छलांग लगा दी और जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी पूरी जान लगा दी। बताया गया कि जिस वक्त वो शख्स नदी में कूदा
तब एनडीआरएफ की एक टीम वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी और यही वजह रही कि नाव में सवार एनडीआरएफ के कुछ जवान तुरंत नदी में डूब रहे उस शख्स के पास पहुंचे और उन्होंने उसे बचाने की कवायद शुरू कर दी। एक जवान ने नदी में कूदकर उसे डूबने से बचाया, जिसके बाद उस आदमी को नाव के जरिए नदी किनारे तक लेकर आया गया और बाद में उन्होंने उस व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया। बताया गया कि मारा गया आदमी चाकू लेकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों पर हमले की कोशिश कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक गाड़ी वहां पर पहुंची और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। सामने आई तस्वीरों में पुलिस की गाड़ी हमलावर के पास खड़ी हुई नजर आई है। खबर है कि इस दौरान उसने पुलिस वालों पर भी हमला करने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। चाकू के हमले में एक पुलिस वाले को हल्की चोटें भी आई हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और हर तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसे आतंकवादी घटना नहीं बताया है, लेकिन इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली की हवा में जहर घुलने से हरियाणा और पंजाब पूरी तरह बेपरवाह दिख रहे हैं। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम दोनों राज्यों में पहुंची तो खेतों में पराली या तो जलती हुई दिखी या जलाई जा चुकी दिखी। जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि हालात पहले से काफी बेहतर हैं। आप देख सकते हैं एक बड़े खेत में किस तरह से दिन में पराली जलाई जा रही है। पंजाब में तो बड़े बड़े खेतों से उठता धुआं दूर तक आसानी से दिखता है, लेकिन सरकारी एजेंसियों को इसकी परवाह भी है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। खासतौर पर दिन के वक्त जब दफ्तर खुले भी होंगे और शायद अफसर अपने कमरों में बैठे भी होंगे, लेकिन पराली जलाने पर कार्रवाई करने की सुध लेता कोई नहीं दिखा। या शायद इस बार सियासी दलों ने किसानों को देखकर भी आंखें मूंद ली हैं। सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से जो इनकी उम्मीदें होती है वो पूरी नहीं हुई और पंजाब में तो चुनाव को देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि किसानों को कोई पराली जलाने से रोकने वाला नहीं, भले ही प्रदूषण कितना फैले। हरियाणा में भी सरकार शायद किसानों को छेड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए जब हमारी टीमें फतेहाबाद के खेतों में पहुंची तो किसान बेरोक पराली को आग के हवाले करते दिखे। अब तो दोनों राज्यों के किसान पराली जलाने को गलत तक नहीं मानते। 20 दिन हो गए, मशीन नहीं मिल रही, हम ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, इसलिए ये आग लगाते हैं। कोई हल ही नहीं है इसका, हमें मजबूरी में जलाना पड़ता है। नरमी का कारण चाहे आने वाले चुनाव हों या कुछ और, लेकिन नुकसान बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके फेफड़ों में हवा के साथ जहर पहुंच रहा है। बिहार के पूर्णिया से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पटाखे के एक दुकान में भीषण आग लग गई और छठ पूजा के मौके पर पटाखों की डिमांड बढ़ जाती है और वहां पटाखों की दुकानें भी हैं। ऐसी ही एक दुकान को आग की लपटों ने अपनी जद में ले लिया। उसका ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो लपटों से घिरा ना हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पटाखों की उस दुकान से ऊंची ऊंची लपटें धुएं के साथ आसमान की तरफ उठती हुई नजर आई। आग लगने के बाद वहां कई धमाके भी हुए और ऐसे में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत से भर गए। इसी बीच दुकान में लगी आग को बुझाने की कवायद भी तेज हो गई और आखिरकार उन लोगों की मेहनत सफल हुई और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी ने पेट्रोल छिड़ककर एक कार में आग लगा दी और बताया गया कि इस आरोपी और कार मालिक के बीच दिवाली की रात पटाखे चलाने पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में इस आरोपी ने उसकी कार को ही जला दिया। सामने आए घटना की वीडियो में ये आरोपी अपना चेहरा ढके दबे पांव कार की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। इस दौरान उसके हाथ में पेट्रोल से भरी एक बोतल भी थी। फिर उसने बेखौफ होकर बोतल खोली और कार के ऊपर पेट्रोल छिड़का। इसके बाद उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और कार को आग के हवाले कर दिया। कार में आग लगाने के बाद वो लोगों की नजर में आए बिना वहां से फरार हो गया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने उसकी पोल खोल दी। उसने आके रात में पेट्रोल डाल के उसमें गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने कार में आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के नए प्रमुख होंगे। फिलहाल वाइस एडमिरल आर हरि कुमार वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ हैं और आर हरि कुमार 30 नवंबर को नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वो मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। और कर्नाटक के शिवमोगा से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला अचानक लड़खड़ा गई, लेकिन गनीमत रही कि रेलवे पुलिस के जवानों ने उसे बचा लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्टेशन पर ट्रेन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखी।
इसी दौरान एक महिला ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन गलत तरीके से उतरने की वजह से वो बेकाबू होकर लड़खड़ा गई। ये देखकर वहां खड़े रेलवे पुलिस के जवान मदद के लिए दौड़े, मगर महिला को प्लेटफॉर्म पर गिरने से नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद उन जवानों ने तुरंत फुर्ती दिखाई और महिला को चलती ट्रेन से दूर खींचकर एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। मिजोरम में राज्य के मुख्य सचिव के पद को लेकर परेशानी खड़ी हो गई। News18.com की रिपोर्ट है कि मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को बदलने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि मौजूदा मुख्य सचिव को वहां की क्षेत्रीय भाषा मिजो की जानकारी नहीं है और मुख्य सचिव को वहां की भाषा न आने की वजह से प्रशासनिक काम में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य के मुख्य सचिव को हटाकर किसी और अफसर को नियुक्त किया जाए और नई नियुक्ति किसी ऐसे अधिकारी की हो जो राज्य की मिजो भाषा जानता हो। रफाल सौदे में नए आरोपों के बाद फिर सियासी घमासान छिड़ गया। रफाल पर फ्रांस के मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद भारत में फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा, जबकि बीजेपी ने रफाल सौदे के लिए कांग्रेस पर घूस लेने का आरोप मढ़ा। During which tenure did corruption and commission took place as far as Rafale is concerned will be out. लेकिन कांग्रेस ने सुषेन गुप्ता से बीजेपी के गठजोड़ का आरोप लगाया। सुषेन गुप्ता ही वो बिचौलिया है जिसके जरिए दलाली दिए जाने का आरोप है। 2018 में सुषेन को गिरफ्तार किया गया था। In this government, no FIR, no action on this matter against Sushen Gupta or against his facilitators in the government. परमबीर सिंह से जुड़े वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। खबर है कि मामले की जांच कर रही सीआईडी के निशाने पर डीसीपी स्तर का एक अधिकारी भी है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आम नागरिकों की हत्या के बाद वहां सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई। खबर है कि पिछले 1 महीने में ही 3000 और जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी जल्द वहां के संवेदनशील इलाकों में लगाई जाएंगी। पंजाब के पटियाला में रहने वाले एक आदमी की 2 करोड़ की लॉटरी लगी। फर्नीचर का काम करने वाले इस आदमी ने दिवाली के मौके पर यह लॉटरी का टिकट खरीदा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पद्म पुरस्कार दिए। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। साथ ही पैरा एथलीट केवाई वेंकटेश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यमुना नदी में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यमुना नदी का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उस पर झाग तैरता नजर आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस गंदगी का ठीकरा हरियाणा और यूपी सरकार पर फोड़ दिया। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है, जिसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि सच्चाई से भागना और दूसरों को दोष देना सही नहीं। पाकिस्तानी सेना के जवान छुट्टी न मिलने की वजह से तनाव में हैं, क्योंकि आतंकवाद फैलाने में जुटा पाकिस्तान खुद भी कई मोर्चों पर जूझ रहा है, जिसका खमियाजा उसके सैनिक भुगत रहे हैं। क्योंकि लगातार काम और छुट्टी न मिलने की वजह से पाकिस्तान के जवानों की हालत बेहद खराब है और लंबे वक्त तक घर से दूर रहने की वजह से ज्यादातर जवान गहरे मानसिक तनाव का शिकार हो चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सामने आना पड़ा। खबर है कि जनरल बाजवा ने सभी सीनियर अधिकारियों को सैनिकों से बात करने और जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। घर से दूर रहने की वजह से जवान तनाव में न आए, इसके लिए छुट्टी देने के सिस्टम को सुधारने को भी कहा गया। यूपी के हरदोई में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड के जवान पर शराब पीने का आरोप लगा है और आरोप है कि शराब के नशे में इस होमगार्ड के जवान ने काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा भी किया और इतना ही नहीं, उस पर वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी करने का भी आरोप लगा है। मामला बिगड़ता देख वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। इसके बाद नजदीक के थाने से कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और शराब के नशे में धुत उस जवान को ई रिक्शा में बिठाकर वहां से ले गए। कोतवाली शहर के मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए होमगार्ड पवन कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी। सूचना ये प्राप्त हुई कि वो शराब के नशे में पब्लिक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली शहर की पुलिस उनको अपने साथ ले आई और उनको मेडिकल कराया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी और इन राज्यों में आने वाले 2 दिन तक जोरदार बारिश हो सकती है।
खासकर आने वाले 2 दिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए बेहद भयावह साबित हो सकते हैं। मतलब 3 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी निकला भी नहीं है और नई मुसीबत का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट यानी खतरा बड़ा है। भारी बारिश, तूफान या इसी तरह की प्राकृतिक आपदा से पहले लोगों को चेताने के लिए ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है। मौसम विभाग की चेतावनी का असर इसी से समझा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई समेत 9 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल और कॉलेज सब बंद रहेंगे, यानी इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मौसम विभाग ने खतरे को देखते हुए इन राज्यों में मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। चेन्नई में 40 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई है जहां बाढ़ का खतरा है। कानपुर में जीका मरीजों की संख्या 100 के ऊपर चली गई। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मरीजों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ताजा मिले 10 मामलों के साथ कानपुर में जीका वायरस के कुल मरीजों की तादाद 105 हो गई, जिसके बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। बताया गया कि 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर का दौरा करेंगे, जिसमें वो जीका से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। 80,000 से ज्यादा घरों में स्क्रीनिंग हो चुकी है और 600 से ज्यादा महिलाओं की रिपोर्ट तैयार हो गई। इन सबके बीच भी गर्भवती महिलाओं में संक्रमण पाने जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि जीका से निजात पाने के लिए नगर निगम की एक टीम लगातार दवा का छिड़काव और साफ सफाई के कामों में लगी नजर आई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने भी प्रभावित इलाकों के साथ जीका वार्ड का भी दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि जीका से निपटने के लिए तैयारी दुरुस्त है। टीमें अपना हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं, जो सिम्टोमेटिक और गर्भवती माताएं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की पुलिस में शिकायत की और उनके परिवार की जाति के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही नागरिकों की हत्या के मुद्दे पर भी इस बैठक में बात हुई। नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 26 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में घर में काम कर चुके एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में वन विभाग की टीम ने एक 12 फीट लंबे किंग कोबरा सांप को पकड़ा है और ये किंग कोबरा सांप वहां के एक कुएं में छिपा हुआ था। इसकी भनक गांव वालों को लगी तो उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और इसके बाद वन विभाग के कुछ लोग इस किंग कोबरा सांप के लिए रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने कुएं से इस किंग कोबरा सांप को बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। हालांकि वन विभाग के डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद उस किंग कोबरा को जंगल में छोड़ दिया। यूपी के लखीमपुर कांड में गिरफ्तार आरोपियों से जब्त हथियारों की जांच रिपोर्ट आ गई। News18.com की रिपोर्ट है कि आरोपियों की राइफल, रिपीटर गन और पिस्तौल की जांच में यह पता चला कि 3 अक्टूबर को इन हथियारों से गोलियां चली थीं। हालांकि इस घटना में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी को भी गोली लगने की बात सामने नहीं आई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का विरोध करने पहुंचे थे। तभी कुछ किसान एक गाड़ी की चपेट में आ गए थे, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। आरोप लगा कि जिस गाड़ी से यह घटना हुई वो केंद्रीय मंत्री के समर्थकों की थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 और लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में इल्जाम लगने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना की वजह से दोबारा लगाए गए लॉकडाउन और अनिवार्य वैक्सीन के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इसके लिए वो वेलिंगटन के रास्तों पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे। कुछ देर में ही पूरी की पूरी सड़क महंगी मोटरसाइकिलों से भर गई। इनमें कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनमें लॉकडाउन खत्म करने की मांग की गई। रैली में मौजूद लोगों ने आजादी के नारे भी लगाए। वहां कुछ लोग न्यूजीलैंड का झंडा लेकर सरकार के अनिवार्य वैक्सीन के फैसले का विरोध जताते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों ने शहर की तमाम सड़कों को घेर लिया और आने जाने वाले तकरीबन सभी रास्ते बंद कर दिए। नारेबाजी कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने के साथ ही न्यूजीलैंड के कई शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा।
खबर है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने में देरी होगी। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि प्रियंका गांधी ने राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में दमदार महिला उम्मीदवार नहीं मिल रही। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके थे और पार्टी इन नामों का ऐलान कर राज्य में सियासी बढ़त बनाना चाहती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रियंका के महिला आरक्षण के दावों के इस पर ब्रेक लग गया है। लिहाजा अब प्रियंका के वादे को पूरा करने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया और कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर की महिलाओं को ही सियासी अखाड़े में उतारने पर विचार शुरू हो गया। जिनको ये संशय है वो महिला विरोधी हैं, वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। यूपी के मुजफ्फरनगर में 18 साल बाद 5 परिवार फिर हिंदू बने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 5 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया। इन सभी परिवारों ने कुछ साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। जो पहले थे उसमें आना चाहिए हिंदू धर्म में अपने राज्य से। हम तंग होकर निकले बस परेशानी में। बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार केवल अपने वोट बैंक के लिए फिक्रमंद रहती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में जो हिंदू नागरिक है, जो सिख नागरिक है और तमाम धर्मों के और लोग हैं, उनकी कोई इज्जत वो नहीं करते थे। उनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब था। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया की T20 टीम की कमान सौंप दी गई। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में ये जिम्मा संभालेंगे। रोहित शर्मा की इस टीम में युजवेंद्र चहल की भी वापसी हो गई, जबकि हार्दिक पांड्या को जगह नहीं दी गई। इसके अलावा विराट कोहली को इस सीरीज में आराम दिया गया है। गुजरात में बढ़े हुए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीदारी शुरू कर दी गई। पिछले साल ये MSP 1055 रुपए था, जो कि इस बार बढ़कर 1110 रुपए कर दिया गया। समीर वानखेड़े के परिवार ने मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की और समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया। साथ ही उन्होंने इस मामले में पूरा सच सामने लाने की मांग की। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं और शाहजहांपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और अवैध बूचड़खाने चलाने का आरोप लगाया। गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक मोबाइल शोरूम में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। अफगानिस्तान के कंदहार में सेना की एक परेड निकाली गई, जिसकी कमान तालिबान के लड़ाकों ने संभाली और इनमें सेना के बड़े बड़े टैंक एक कतार में चलते हुए नजर आए, जिन पर तालिबान का झंडा दिखाई दिया। इसे देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े दिखाई दिए। इस शक्ति प्रदर्शन में हथियारों के साथ हवाई ताकत की भी नुमाइश की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 3 मरीजों की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उन लोगों की सांसें थमी तो उनके घर वाले खुद पर काबू नहीं रख पाए और वहीं चीख पुकार मच गई। अपनों को खोने वाले इन लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अस्पताल प्रशासन के सब कुछ ठीक बताए जाने के बावजूद तीनों की मौत कैसे हो गई। 500 तो कह रहे थे 200 हो गया, नॉर्मल है। बीपी कितना है, नॉर्मल वो भी। वहीं अस्पताल की तरफ से दलील दी गई कि उन लोगों को डेंगू के अलावा कई दूसरी बीमारियां भी थीं। पेशेंट जो है ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं कि उस समय उनकी पल्स रेट और बीपी वो बिल्कुल डॉक्टर्स का असेसमेंट जैसा है कि वो नहीं आ रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। एक साथ 3 व्यक्ति एक जगह पे डेंगू में मरे या स्वाभाविक है, फिर भी मैटर को देखा जाएगा। अस्पताल में हंगामा बढ़ने पर कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग उनकी सुनने को तैयार नहीं दिखे। और गुजरात के भावनगर में 2 दिन पहले हाथ से पटाखे जलाकर लहराने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने पटाखे की लड़ी को बीच सड़क पर आग लगाई और फिर अपने सिर के ऊपर उसे गोल गोल घुमाने लगा था। इसका एक वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसके बाद उसकी इस हरकत को बाकी लोगों की जान के लिए खतरा बताते हुए पुलिस ने भावनगर से उसे गिरफ्तार कर लिया।